नमस्कार, मैं हूं पुष्पेंद्र पांडे और अक्षर अकेडमी में आपका स्वागत है। जैसा कि आपको पता ही होगा कि एबीओ यानी असिस्टेंट ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर के योग्यताओं में थोड़ा परिवर्तन किया गया है। अब इस बार जो अगला पेपर होने वाला है या अगला पेपर जब भी होगा, उसमें केवल और केवल जो पीजी डिग्री वाले होंगे वो लोग भी एलिजिबल होंगे। पहले इसके लिए निर्धारित किया गया था कि पीजी के साथ में बीएड की जो है डिग्री अनिवार्य होगी, लेकिन अब जो है बीएड की डिग्री अनिवार्य जो है उसको उस बाध्यता को समाप्त कर दिया गया है। तो अब जो भी व्यक्ति पीजी किया हुआ है, किसी भी विषय में पीजी किया हुआ है, तो वो क्या कर सकता है, इसके लिए फॉर्म डाल सकता है जब भी इसकी वैकेंसी निकलेगी। अभी वैकेंसी के बारे में बहुत ज़्यादा जानकारी उपलब्ध नहीं है। काफ़ी पोस्ट खाली हैं इसके, और संभव है कि जो आने वाले कुछ समय होंगे, 6 महीने होंगे या 5-6 महीने होंगे, उसमें जो है एबीयू की वैकेंसी आ सकती है। अब चूंकि एबीयू की वैकेंसी होगी, इसमें 2 पेपर होंगे, और इससे पुराने वाले वीडियो में अपन चर्चा किए थे कि इसके जो 2 पेपर होते हैं, पहला पेपर जीएस का होता है और दूसरा पेपर शिक्षा वाला पार्ट होता है। तो आज की वीडियो में अपन यही देखेंगे कि जो पिछले बार जो सिलेबस रखा गया था वो सिलेबस क्या होगा। ऐसा उम्मीद है कि जो पिछले बार जो सिलेबस रखा गया था लगभग वही सिलेबस रहेगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा सिलेबस बदलते नहीं हैं, और अगर सिलेबस बदला भी तो हम उसके लिए उपाय करेंगे। लगभग 90% चीज़ें यही रहने वाली। तो आइए अपन सिलेबस के बारे में पहले चर्चा करते हैं, फिर अपन क्लासेस के बारे में चर्चा करेंगे। तो हमने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि एबीओ का जो पेपर होगा उसमें 2 पेपर होंगे। जो पहला प्रश्न पत्र होगा वो सामान्य अध्ययन का प्रश्न पत्र होगा, सामान्य अध्ययन का पेपर होगा। बेसिक इसमें जो सिलेबस रखा गया है वो वही सिलेबस रखा गया है जो पीएससी प्री के सिलेबस में रखा जाता है। तो सबसे पहले अपन देख लेते हैं किसका किसका, कि सामान्य अध्ययन का पेपर फर्स्ट में सामान्य अध्ययन का जो पेपर होगा उसमें भारत का इतिहास पूछेगा। क्या पूछेगा? भारत का इतिहास, स्वतंत्रता आंदोलन और भारत का भूगोल। तो स्वतंत्रता आंदोलन अगर इस टॉपिक में रख दिया है यानी पूरा आधुनिक भारत होगा, और चूंकि भारत का इतिहास लिख दिया है, इसका मतलब ये होगा कि लगभग जो प्राचीन भारत होगा या मध्यकालीन भारत होगा उससे भी पूछे गए ये सवाल। भारत का भूगोल चूंकि लिखा हुआ है तो भारत का भूगोल, पूरा भूगोल पूछेगा, तो पूरा इतिहास और पूरा भूगोल। फिर भारत का संविधान और लोक प्रशासन एवं विधियां। अब जो कि लोक प्रशासन इसमें जुड़ गया है, यानी हमको क्या करना होगा, इसके अलावा संविधान के अलावा लोक प्रशासन का भी क्या करना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा। लोक प्रशासन में पूरा लोक प्रशासन आपको नहीं पढ़ना है, लेकिन जो पार्ट एबीओ के लिए कार्य में शैक्षणिक प्रशासन वाला जो कार्यक्रम है उसको आपको पढ़ना पड़ेगा। फिर भारत की अर्थव्यवस्था, पर्यावरण, जल, खनिज एवं वन संसाधन। पर्यावरण, खनिज, जल एवं खनिज संसाधन वो आ जाएंगे किसमें? भूगोल में आ जाएंगे। भारत की इकोनॉमिक्स व्यवस्था को पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि भारत की अर्थव्यवस्था के इकोनॉमिक्स वाले पार्ट में ही पर्यावरण, जल, खनिज और वन संसाधन दिए हुए हैं। तो आपको इन क्षेत्रों का आर्थिक सर्वेक्षण भी पढ़ना पड़ेगा, भारत का आर्थिक सर्वेक्षण पढ़ना पड़ेगा, जो अपडेट डेटा होंगे उनको पढ़ना पड़ेगा। फिर समसामयिक घटनाएं एवं खेलकूद, यानी पूरा खेल रहेगा, खेल पढ़ना पड़ेगा आपको। और समसामयिक घटनाएं यानी करेंट इवेंट के जो होंगे, क्वेश्चन होंगे, जो 10-12 क्वेश्चन आते हैं हर पेपर में आते हैं, वो होगा। सामान्य विज्ञान और कंप्यूटर संबंधित सामान्य ज्ञान, सामान्य विज्ञान और कंप्यूटर संबंधित सामान्य ज्ञान होंगे, ये आपका जीएस वाले पार्ट में रहेंगे। तो जीएस वाले पार्ट में रखिएगा पूरा इतिहास, पूरा संविधान, पूरा भूगोल, लोक प्रशासन का कुछ पार्ट, अर्थव्यवस्था इकोनॉमिक्स का लगभग पूरा पार्ट, इसके अलावा पर्यावरण, जल, खनिज एवं वन संसाधन वाले जो पार्ट होंगे वो, साथ में जो पूरा करेंट इवेंट रहेगा और खेलकूद रहेगा। करेंट इवेंट खेलकूद में भी शामिल हो जाते हैं। पूरा सारा का सारा विज्ञान और कंप्यूटर, ये लगभग किस पार्ट में रहेगा? जीएस वाले पार्ट में ये लगभग रहेगा। दूसरा पार्ट जो पहले पेपर में ही रहेगा वो रहेगा आपका किसका? छत्तीसगढ़ का पार्ट रहेगा। छत्तीसगढ़ का जो पार्ट रहेगा उस पार्ट में छत्तीसगढ़ का जो पार्ट रहेगा उस पार्ट में अगर आप देखें तो छत्तीसगढ़ का सामान्य ज्ञान है, लगभग पूरा छत्तीसगढ़ आपको पढ़ना है। तो छत्तीसगढ़ का सामान्य ज्ञान कैसे? छत्तीसगढ़ का पूरा इतिहास पढ़ना है आपको। स्वतंत्रता आंदोलन में छत्तीसगढ़ का योगदान पढ़ना है, यानी पूरा का पूरा जो छत्तीसगढ़ का इतिहास है वो आएगा आपका। फिर छत्तीसगढ़ का भूगोल, ये भूगोल लिख दिया यानी पूरा आएगा। जल, खनिज संसाधन, जलवायु एवं भौतिक दशाएं, क्योंकि भूगोल लिखा हुआ है और कुछ कुछ टॉपिक डाल दिया है, तो इसका मतलब है छत्तीसगढ़ का लगभग पूरा का पूरा भूगोल, पूरा इतिहास, पूरा भूगोल पढ़ना पड़ेगा। छत्तीसगढ़ का साहित्य, संगीत, नृत्य कला एवं संस्कृति, छत्तीसगढ़ की जनजातियां, बोली, तीज त्योहार, छत्तीसगढ़ की अर्थव्यवस्था, वन एवं कृषि, छत्तीसगढ़ का प्रशासनिक ढांचा, स्थानीय स्वशासन एवं पंचायती राज, छत्तीसगढ़ में मानव संसाधन एवं ऊर्जा संसाधन, छत्तीसगढ़ में शिक्षा, स्वास्थ्य एवं समसामयिक घटनाएं। मतलब कहने का मतलब है छत्तीसगढ़ का जो कल्चर वाला पार्ट है, छत्तीसगढ़ का जनजाति वाला जो पार्ट है, छत्तीसगढ़ में
जो पंचायती राज अधिनियम है, छत्तीसगढ़ का पूरा इकोनॉमिक्स है, यानी मानव संसाधन, ऊर्जा संसाधन है, आर्थिक सर्वेक्षण है, समसामयिक घटनाएं एवं शिक्षा वगैरह जो पार्ट होंगे वो लगभग होगा। तो लगभग ये मानकर चलिए कि पूरा जीएस यानी इतिहास, भूगोल, विज्ञान, ये सारे चीज, और लगभग पूरा छत्तीसगढ़ होगा। यानी जो पीएससी का सिलेबस जैसे मैंने आपको बताया था, पीएससी प्री के में जो फर्स्ट पेपर का जो सिलेबस होता है वही से सिलेबस इसमें होगा। साथ में भाग 3 में जो होगा इसमें बुद्धि परीक्षण का पार्ट लिया जाएगा, जिसमें गणितीय योग्यता, बुद्धिमत्ता परीक्षा और आंकड़ों का विश्लेषण। गणितीय योग्यता का मतलब है कि इसमें सिर्फ अंकगणित के सामान्य सवाल पूछे जाएंगे, बहुत ज्यादा क्षेत्रफल, क्षेत्रमिति जैसे सवाल नहीं पूछे जाएंगे। सामान्य आंकिक औसत वगैरह, प्रतिशत वगैरह, साधारण ब्याज वगैरह पूछा जाएगा। बुद्धिमत्ता परीक्षण यानी पूरा रीजनिंग होगा, इसमें पूरा रीजनिंग पूछा जाएगा। और आंकड़ों का विश्लेषण होगा, यानी जो आपको पाई चार्ट, ग्राफिक्स वगैरह जो देते हैं उनका होगा। तो पहला जो पार्ट होगा, पहला पेपर होगा, उसमें जीएस का पेपर होगा, उसमें जीएस होगा, कंप्यूटर होगा, लोक प्रशासन होगा। दूसरे वाले पार्ट में पूरा छत्तीसगढ़ होगा, और तीसरे वाले पार्ट में थोड़ा गणित और रीजनिंग के क्वेश्चन जो होंगे वो कैसे होंगे, ज्यादा होंगे। ये पहला प्रश्न पत्र के पार्ट होंगे। दूसरा प्रश्न पत्र जो पहले से आपको तैयारी करना होगा, वो आपको ये ध्यान रखना होगा कि इन चीजों को आपको पहले से, क्योंकि ये पहला जो पेपर आप तैयारी करते हो वो पीएससी या व्यापम की अगर आप तैयारी कर रहे होते हो तो ये तैयारी सामान्यतः हो रही होती है, पहले पार्ट की तैयारी लगभग हो रही होती है। लेकिन दूसरा पार्ट जो पेपर सेकेंड होगा, जो 150 नंबर का लगभग क्वेश्चन आएगा, इसमें 200 नंबर के क्वेश्चन आएंगे। तो ये जो पेपर होगा इसको आपको पहले से पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि ये वाला जो पार्ट है वो लगभग क्या करना होगा, इसके लिए पहले से तैयारी करो, क्योंकि पूरा ये अपने आप में कैसा है, एक नया विषय, अपने आप में पूरा एक नया विषय होगा, जिसको आप जनता जीएस में आप नहीं पढ़ते हो, इसलिए आपको इसको पढ़ना जरूरी होगा, और पढ़ना इस समय से जरूरी होगा। वैकेंसी नहीं आई है, मगर जो भी पढ़ना चाहेंगे, अपन कोर्स शुरू कर रहे हैं और इसका डेमो भी दे रहे हैं। तो जो लोग भी डेमो देखकर जो मतलब लगता है उनको कि अभी जो है इसकी तैयारी अभी से शुरू करनी चाहिए, तो वो कोर्स ले सकते हैं, तैयारी कर सकते हैं। और जिनको लगता है कि करने के लिए कुछ और है, कुछ और पेपर की तैयारी करनी है, तो अभी फिलहाल वो रुक सकते हैं, और जब उनका सही समय आएगा, जब पेपर उनका कंप्लीट हो जाएगा तब इसकी तैयारी करेंगे। लाइव और रिकॉर्डिंग दोनों क्लास रहेगी, अपन लाइव क्लास भी रहेंगे, साथ में मैं आपको एमसीक्यू भी इसके कराऊंगा। एमसीक्यू यानी 2000 प्लस एमसीक्यू, हर टॉपिक खत्म होने के बाद मैं इनका एमसीक्यू आपको दूंगा। एमसीक्यू की अलग वीडियो होंगी, एमसीक्यू के लगातार इसमें कराते हैं, जो कोर्स में ही रहेगा। साथ में जब वैकेंसी आ जाएगी, अभी नहीं, लेकिन जब सब साथ में वैकेंसी आ जाएगी तब अपन इसका क्या कर सकते हैं, टेस्ट सीरीज शुरू कर सकते हैं, वो बात की बात है। तो अभी फिलहाल आपको नोट्स मटेरियल मिल जाएंगे, हैंड रिटन नोट्स मिल जाएंगे, साथ में जो आपके जो एमसीक्यू होंगे वो अपन करते चलेंगे, जो भी इस कोर्स में मतलब इनरोल करते हैं उनके लिए। इस वाले पार्ट में जो इकाई 1 होगा, ये पूरा 6 इकाई में बटा हुआ है। तो जो इकाई 1 होगा उसको, उस इकाई में कहा गया है कि शिक्षा का अधिकार, उसमें बताया गया है शिक्षा का आधार, शिक्षा का मूल आधार क्या है, उसमें क्या पूछा जाएगा, शिक्षा का अर्थ एवं उद्देश्य। दूसरा, लोकतांत्रिक शिक्षा प्रणाली के उद्देश्य, यानी लोकतांत्रिक शिक्षा के बारे में लगभग सारा चीज पूछेगा आपसे। फिर भारत में शिक्षा संबंधी प्रावधान, मतलब जो हमारे संविधान में शिक्षा संबंधी जो भी प्रावधान किए गए हैं उनके बारे में अपने को बड़े डिटेल में पढ़ना होगा। शिक्षा का सामाजिक आधार क्या है, और शिक्षा एवं समाज का संबंध क्या है, यानी समाज और शिक्षा का आपस में कैसा रिलेशन है, उनके क्या क्या संबंध है, किस तरह की शिक्षाएं दी जाती है, शिक्षा की अध्ययन पद्धति क्या होगी, इनके बारे में अपने को पढ़ना है। लोकतांत्रिक शिक्षा, समाजवाद और धर्मनिरपेक्षता, राष्ट्रीय एकता इत्यादि के विषय पर, क्योंकि लोकतांत्रिक शिक्षा, समाजवाद और धर्मनिरपेक्षता शिक्षा के ही एक अंग है, जो हमारी प्रस्तावना में इनके बारे में बताया गया है, तो वहां से सवाल पूछे जाएंगे। शिक्षा एवं राष्ट्रीय विकास, मानवीय पूंजी निवेश के रूप में शिक्षा की अवधारणा तथा शैक्षणिक नियोजन, मतलब यह है कि राष्ट्रीय एकता या राष्ट्रीय विकास में मानव पूंजी का निवेश क्या है। मानव पूंजी का निवेश कहने का मतलब है कि व्यक्ति जब तक शिक्षित नहीं होता है तब तक वो मानव पूंजी के रूप में बन नहीं पाता है, मानव संसाधन यानी एसेट्स नहीं बन पाता है। तो उनका क्या योगदान है, कैसा योगदान है, किस तरीके से मानव पूंजी को बनाया जा सकता है, संसाधन के रूप में बनाया जा सकता है, फिर उनका नियोजन कैसे करना है, नियोजन का मतलब है प्लानिंग कैसे करनी है शिक्षक में, उनके बारे में आपको पढ़ना है। समुदाय और विद्यालय के मध्य सहयोग, जो समुदाय यानी जो समाज है और विद्यालय के मध्य सहयोग अगर नहीं होता है तो शिक्षा का प्रचार प्रसार हो नहीं पाएगा, उसका लोक व्यापीकरण नहीं हो पाएगा, तो उनके संबंधित सवाल पूछे जाएंगे। सामुदायिक केंद्र के रूप में विद्यालय का सहयोग, विद्यालय भी एक सामुदायिक केंद्र है, क्योंकि अलग अलग धर्म, अलग अलग जाति वर्ग के लोग इसमें आते हैं,
तो सामुदायिक केंद्र के रूप में विद्यालय का स्वरूप कैसा होगा उनके बारे में। पालक शिक्षक संघ, सामाजिक गतिशीलता, 6 चीजें मुद्रा और शिक्षा के सामाजिक गतिशीलता का प्रभाव। क्या सामाजिक गतिशीलता यानी जो समाज में परिवर्तन हो रहे होते हैं, क्या शिक्षा में भी कुछ बदलाव होता है? इनसे संबंधित टॉपिक से सवाल पूछे जाएंगे। ये इकाई 1 में इसके प्रश्न आएंगे। जो इकाई 2 होगा उसमें शैक्षणिक प्रशासन और उनके नेतृत्व के बारे में पूछा जाएगा कि शैक्षणिक प्रशासन और उनका नेतृत्व कैसा है। शैक्षणिक प्रशासन और उनका नेतृत्व कैसा है, इस वाले पार्ट में आपके जो क्वेश्चन होंगे वो कैसे होंगे। शैक्षणिक प्रशासन के उद्देश्य, जो हमारा शैक्षणिक प्रशासन है, जैसे एबीओ आप बन रहे हो तो एबीओ एक प्रकार का शैक्षिक प्रशासक वाला पोस्ट है। बीओ, एबीओ उनके नीचे के जो अधिकारी होते हैं, डीओ जो जिला स्तर के जो अधिकारी होते हैं, बीओ जो ब्लॉक एजुकेशन अधिकारी होते हैं, एबीओ जो असिस्टेंट ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर, इनका प्रशासन कैसे होगा, कौन कौन इनमें शामिल होंगे, उनके कैसे सिद्धांत हैं, उनकी विधियां कैसी है। विद्यालय का प्रबंध और प्रशासनिक युक्तियां, विद्यालय का मैनेजमेंट कैसे किया जाता है, उनका प्रबंधन कैसे किया जाता है और उनके कौन कौन से तरीके हैं। कक्षा प्रबंध एवं प्रशासनिक व्यवस्थाएं, शैक्षणिक पर्यवेक्षण, अर्थ एवं युक्तियां, उनके शैक्षणिक प्रशासन के अर्थ एवं युक्तियां कैसे, किस तरीके से हम उनका प्रशासन में कौन कौन सी युक्तियों कर सकते हैं, कौन कौन से जतन कर सकते हैं। विद्यालय स्तर पर शैक्षणिक पर्यवेक्षण में अपेक्षित सुधार, कैसे सुधार करनी है, क्या तरीका है, क्या उनके कुछ सिद्धांत है, उनके बारे में। विद्यालय परिवेश एवं कक्षागत परिवेश के विश्लेषण की विधियां, विद्यालय परिवेश और कक्षागत परिवेश कहने का मतलब ये है कि जो उनके जैसे हमको पढ़ाया जाता है, बच्चों को जो पढ़ाया जाता है, उनके कोई परिवेश में कोई बदलाव करना है या उनको समझाने के लिए या उनके स्ट्रक्चर में कोई बदलाव करना है, उनके बारे में आपको पढ़ना है। फिर प्रधानाचार्य से अपेक्षा, प्रधानाचार्य भी एक प्रशासनिक व्यक्ति होता है जो विद्यालय के मैनेजमेंट के साथ साथ शिक्षा देने का भी काम करता है। और प्रधानाचार्य का जो योगदान होता है, यानी जो प्रधान पाठक होगा या जो एचएम होगा, हेडमास्टर होगा, उसकी उनके क्या क्या अपेक्षाएं, उनसे क्या अपेक्षाएं प्रशासन करती है, उनके बारे में। फिर छत्तीसगढ़ में उच्चतर माध्यमिक शिक्षा का संगठन और प्रशासन, यानी छत्तीसगढ़ में शिक्षा का वो स्कूली शिक्षा का जो पार्ट है, शिक्षा तो आप जनरली आप पढ़ते ही हो, लेकिन स्कूली शिक्षा का क्या योगदान है, क्या उनका स्ट्रक्चर है, कैसी संरचनाएं हैं, कैसे काम करते हैं, उनके बारे में आपसे पूछा गया। ये इकाई 2 में ये सवाल पूछे जाएंगे। इकाई 3 में दिया है विद्यालय का संगठन, विद्यालय का संगठन और उनमें सुधार। विद्यालय का संगठन और उसमें सुधार, विद्यालय आरंभ करने की शक्ति, अगर कोई व्यक्ति नया विद्यालय स्थापित करना चाहता है तो उनकी कौन कौन से शर्तें होंगी, कैसे उनको मान्यता प्राप्त होगी, कैसे वो अनुमति प्राप्त करेंगे। संस्थागत पर्यावरण एवं संरचनात्मक चरित्र यानी इतिहास, यानी उनका कुछ जो पक्ष होगा, कोई नैतिक पक्ष होगा, कोई सामाजिक पक्ष होगा, उनके बारे में बात होगी। विद्यालय का समाज से संबंध, जो विद्यालय होंगे उनके समाज से कैसे संबंध है, उनका समय सारणी कैसे होगा निर्माण, उनके सिद्धांत और कार्य का भार का निर्धारण कैसे होगा कि एचएम किसी को कार्यभार देता है, विद्यालय में किसी कार्यभार को सौंपा जाता है तो वो कैसे कैसे काम कर सकते हैं। उनके प्रवेश, वर्गीकरण, प्रोन्नति, यानी जो आपका जो है किसी व्यक्ति को उनका क्या मिलता है, प्रोन्नति कहने का मतलब है कि अगर किसी व्यक्ति को प्रमोशन मिलता है तो उनके क्या तात्पर्य है। प्रोन्नति के साधन, विद्यालय अभिलेख, अभिलेख कैसे रखने हैं विद्यालय के, संचयी अभिलेख को कैसे बनाने हैं, कार्ड उनके कैसे बनाने हैं, परीक्षा फल कैसे निर्धारित करना है कि जो 3 मंथ में 6 मंथ में जो पेपर होते हैं उनकी कैसे आवृत्तियां बनाकर रखनी है, कैसे उनके संचयी अभिलेख बनाकर रखने, किसी स्टूडेंट के बारे में रखना है, उनकी उपयोगिता और उनके क्या लाभ हैं, क्या दोष हैं। प्रभावी विद्यालय की अवधारणा, अच्छा विद्यालय कैसे स्थापित किया जाए, उनके क्रियात्मक अनुसंधान की अवधारणा, कोई अनुसंधानात्मक अगर पक्ष है तो उनकी कौन कौन सी अवधारणाएं हैं, उनके बारे में बताइए, उनके सिद्धांतों के बारे में। एवं विद्यालय के संगठन को प्रभावी बनने के लिए इनका क्या उपयोग किया जा सकता है, इनसे संबंधित चीजें इकाई नंबर 3 में पूछे जाएंगे। फिर इकाई 4 में क्या सवाल पूछे जाएंगे। इकाई 4 में जो सवाल होंगे वो होंगे शिक्षा का गुणात्मक पक्ष एवं उनके जो है जो नवाचार, यानी जो आप कुछ नया कर रहे हो, कोई नया प्रोग्राम चलाना चाहते हो, कोई नया ऐसा कोई काम करना चाहते हो जिससे इनिशिएटिव प्रोग्राम, कहने का मतलब कोई इनिशिएटिव लागू कर रहे हैं अगर विद्यालय में, तो वो कौन कौन से इनिशिएटिव प्रोग्राम लागू कर सकते हैं। शिक्षा का विकास, उनकी समस्याएं, परिपार्श्व, मूल्यांकन शिक्षा आयोग, यानी अब शिक्षा आयोग चूंकि आप लिख दिया है तो शिक्षा के संबंध में जो जो आयोग आए होंगे हम सारे आयोगों के बारे में पढ़ेंगे। राष्ट्रीय शिक्षा आयोग 1964-66 के बीच में, जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई 1968, नवीन शिक्षा नीति 1985 और जो अभी 2020 में जो नवीन शिक्षा नीति आई है उनके बारे में आपको पढ़ना है। फिर शिक्षा का लोक व्यापीकरण, यानी 1985 में जो लोक व्यापीकरण हुआ था, शिक्षा को
फैलाया गया था, कौन कौन सी योजनाएं लागू गई, जैसे सर्व शिक्षा अभियान या पढ़ो कमाओ योजना या जो भी योजनाएं शिक्षा संबंधी जितनी भी योजनाएं वो। शैक्षणिक अवसरों में समानता, गुणवत्ता एवं स्वायत्ता की समस्या, कौन कौन सी समस्याएं आ रही हैं, उनकी गुणवत्ता को बनाए रखने के लिए। शिक्षा की औपचारिक एवं निरौपचारिक, दूरवर्ती एवं खुली शिक्षा, जो डिस्टेंस एजुकेशन है, पत्राचार के माध्यम से जो पढ़ाई करते हैं उनके बारे में पूछा जाएगा। आनुषंगिक व्यवस्थाएं या कुछ अन्य व्यवस्थाएं हैं, कुछ उनसे जुड़ी हुई जो व्यवस्थाएं हैं उनके बारे में पूछा जाएगा। उनकी अवधारणाएं और उनके जो सिद्धांत हैं उनके बारे में पूछा जाएगा। नीतिगत परिप्रेक्ष्य एवं समस्याएं, इनमें कौन कौन सी समस्याएं आती हैं, प्लानिंग बनाने में, नीति बनाने में कौन कौन सी समस्याएं आती हैं। शिक्षा में नवाचारी प्रवृत्तियां, यानी वही इनिशिएटिव प्रोग्राम या इनिशिएटिव जो प्रक्रिया होगी उनके बारे में। कंप्यूटर अधिगम एवं शिक्षण, अधिगम का मतलब होता है सीखना, कंप्यूटर को कैसे सिखाया जाए, कंप्यूटर सीखने की कौन कौन सी विधियां होती हैं। शिक्षा का व्यावसायिक उन्नयन, अगर शिक्षा को हमको, व्यावसायिक का मतलब यहाँ पर पैसा कमाने वाला नहीं है, व्यावसायिक उन्नयन के प्रोफेशनल तरीके से हम उनको कैसे बेहतर बना सकते हैं, प्रोफेशनल के बारे में बात हो रही है। मूल्यों पर आधारित शिक्षा, यानी कोई वैल्यू सिस्टम पर आधारित जो शिक्षा होगी वो कौन सी होगी, और उनके विकास में शिक्षक की क्या भूमिका होगी, उनके बारे में सवाल पूछे जाएंगे। फिर रचनात्मक शिक्षण एवं एतत् विषयों पर उठाए गए कदम, जो नीतियां बनाई गई, जो योजना बनाए गए हैं, इन पर सरकार ने, केंद्र सरकार ने या राज्य सरकार ने कौन कौन से कदम उठाए हैं, या कौन कौन सी नीतियां बनाई है, या कौन कौन से योजना लॉन्च किए हैं, उनके बारे में पूछा जाएगा। फिर इकाई 5 में शिक्षा का अधिकार और इकाई 6 में भी शिक्षा का अधिकार। जो शिक्षा का अधिकार केंद्र सरकार ने लागू किया, क्योंकि शिक्षा संवर्ती सूची का विषय है, तो एक जो छत्तीसगढ़ संबंधित जो शिक्षा है उनके बारे में पूछा जाएगा शिक्षा का अधिकार, और दूसरा इकाई 6 में जो 2010 में जो लागू किया गया है शिक्षा संबंधी में, उनके संबंध में पूछा जाएगा। दो अलग अलग पार्ट है, दोनों में लिखा जरूर है शिक्षा का अधिकार, लेकिन जो शिक्षा का अधिकार है ये 2009 वाला पढ़ना है आपको, और ये 2010 वाला पढ़ना है। यानी जो अधिनियम बना था, शिक्षा का अधिकार अधिनियम बना था RTE, इसको अपन बोलते हैं क्या, RTE बोलते हैं, वो 2009 में बना था। वो इकाई 5 में आपको पूरा पढ़ना है, और जो इकाई 6 में है वो जो छत्तीसगढ़ में लागू किया गया है शिक्षा का अधिकार, उनमें किस तरीके से व्यक्ति को दिया जाएगा आर्टिकल 21 के तहत, वो सारी चीजें इनमें पढ़ना होगा। तो ये पेपर 1 और पेपर 2 का सिलेबस है। हम अभी जो आपको प्रोवाइड करवाएंगे, जो कोर्स शुरू कर रहे हैं, उस कोर्स में केवल पेपर 2 की बात होगी। पेपर 2 पर ही अपन चर्चा करेंगे। पेपर 1 आप तैयारी करते रहिए, अगर आपको तैयारी की आवश्यकता जरूरत पड़ती है तो आप बताइएगा, हम पेपर 1 की भी तैयारी करवा देंगे आपको। लेकिन अभी फिलहाल जो कोर्स शुरू हो रहा है, क्योंकि ये पार्ट नया है और लोगों को पहले से पढ़ने की आवश्यकता पड़ेगी, तो अगर कोई करना चाहते हैं तो उसके लिए अक्षर एकेडमी CG डालकर वो क्या कर सकते हैं, ऐप को डाउनलोड कर लीजिए, शिक्षा अकादमी का, अक्षर एकेडमी CG डालिएगा आपको, तो वो ऐप आ जाएगा आपके पास, और वो डाउनलोड कर लीजिएगा। और अगर आपको किसी भी मतलब समस्या का सामना करना पड़ता है तो आप मेरे नंबर में जो है 8770222712, इस पर आप क्या कर सकते हैं, आप जो है मैसेज कर सकते हैं, SMS कर सकते हैं, या फिर जो है व्हाट्सएप कर सकते हैं। मैं आपको पूरी जानकारी दे दूंगा, आप चाहे तो फोन भी कर सकते हैं। और इस नंबर पर अगर आप चर्चा करते हैं तो मैं आपको ऐप का लिंक भी भेज दूंगा, आप सिर्फ लिख कर भेजिएगा ऐप लिंक, तो मैं आपको ऐप लिंक भेज दूंगा यहाँ पर, उसे आप ऐप को डाउनलोड कर लीजिएगा, और डाउनलोड करने के बाद क्रम से वहाँ पर शिक्षा करेंगे। क्लास शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि मैं वैसे ही पढ़ाने वाला व्यक्ति नहीं हूं कि ऐसे ही कोई कोर्स लॉन्च कर दूं। 2013 में जो ये पेपर हुआ था, 2012 में वैकेंसी आई थी, 2013 में मैंने इसका इंटरव्यू दिया हुआ है। इससे पहले भी मैं ABO का कोर्स चला चुका हूँ, ABO पढ़ा चुका हूँ, और काफ़ी बच्चे ABO का तैयारी कर चुके हैं एक बार। तो अगर आप तैयारी करना चाहते हैं, और बाकायदा मैं इसका डेमो दूंगा, अभी लगातार यूट्यूब पर इसके डेमो देंगे, पूरा डेमो बना कर दूंगा मैं आपको। अगर आपको क्लास सही लगे और समझ में आए क्लास, तो ही ज्वाइन कीजिएगा। तो मैं अभी आप लगातार यूट्यूब पर भी देख सकते हैं डेमो, और ऐप पर भी लगातार डेमो दे सकते हैं। लगभग 7 से 8 वीडियो का मैं आपको डेमो दूंगा, 7 से 8 दिन के वीडियो का, जिसमें MCQ क्वेश्चन भी रहेंगे और आपके जो है पूरा मैटर भी रहेगा। हर मैटर के बाद हम MCQ सॉल्व करेंगे। तो अगर आपको डेमो पसंद आए और अच्छा लगे, और उनमें कुछ अगर आप कुछ और चाहते हैं, कुछ और आपकी जिज्ञासा हो, तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। तो आज के लिए सिलेबस इतना ही है। सिलेबस मैं टेलीग्राम चैनल पर दे दूंगा, अक्षर एकेडमी CG डालकर अगर आप अक्षर एकेडमी का जो है टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं। आप चाहें तो उसका भी लिंक व्हाट्सएप नंबर पर मांग सकते हैं, मैं आपको भी लिंक उपलब्ध करा दूंगा। हम अलग से कुछ दिनों में ABO का एक अलग चैनल बना देंगे और आप सबके लिए, जहाँ पर ABO की चर्चाएँ होती रहेंगी। तो आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।